हम लोग करेंसी इशूइंग सिस्टम इन इंडिया देख रहे हैं, ठीक है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि करेंसी जो है इंडिया में दो ही टाइप के मनी जो है वो करेंसी होते हैं, पहला क्वाइंस और दूसरा पेपर नोट्स होते हैं। तो हमने करेंसी इशूइंग सिस्टम इंडिया को देख लिया है, अब हम लोग देखने वाले हैं कि पेपर नोट्स इशूइंग सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि भारत में जो पेपर नोट्स को इशू किया जाता है वो आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत में किया जाता है। वैसे आरबीआई एक्ट जो है एक काफ़ी ही व्यापक एक्ट है, जिसके अंतर्गत में आरबीआई के कंपोजिशन, उसके सब्सिडरी, उसके फंक्शन और उसके जो रेगुलेटरी पावर है इत्यादि सभी चीज़ों का वर्णन है। लेकिन हम लोग आरबीआई एक्ट के अंतर्गत जो आरबीआई के पेपर नोट्स को इशू करने के अधिकार है उसी चीज़ को पढ़ेंगे। आरबीआई एक्ट 1934 को डिटेल में हम लोग जब बैंकिंग सेक्टर वाला यूनिट पढ़ेंगे वहाँ पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तत्काल में हम लोग आरबीआई एक्ट 1934 को पेपर नोट्स इशू करने के रिगार्ड में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो जो पेपर नोट इशूइंग सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे क्या, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो जो चीज़ इसमें पढ़ेंगे उसमें सबसे पहला चीज़ ये पढ़ने वाले हैं कि पेपर नोट्स को इशू कौन करता है, नंबर 1। नंबर 2, क्या आरबीआई के पास पेपर नोट्स इशू करने के लिमिटेड राइट्स है अथवा अनलिमिटेड राइट्स है, उस पर किसका हस्ताक्षर होता है। आरबीआई जो पेपर नोट्स इशू करती है उसके लिए कितना रिजर्व अपने पास रखती है। उसके अलावा जो पेपर नोट्स है उसके क्वालिटी को, उसके डिज़ाइन को, उसके डिनोमिनेशन को निर्धारित करता है। इसके अलावा हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि पेपर नोट्स को जो लीगल टेंडर स्टेटस मिलता है कैसे मिलता है और उसके लीगल टेंडर स्टेटस को कैसे खींचा जाता है। इसके अलावा हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि पेपर नोट्स पे जो ये लिखा रहता है कि मैं धारक को एक अमाउंट अदा करने का वचन देता हूँ, या फिर इंग्लिश में बोले तो आई प्रोमिस टू पे द बियरर दिस अमाउंट लिखा रहता है, इसका मतलब क्या है इत्यादि को हम लोग इस चीज़ में पढ़ने वाले। इसके अलावा हम लोग ये भी देख लेंगे कि भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस है, नोट्स को प्रिंटिंग करने वाले वो कितने हैं, उसको कौन, उसके मालिक कौन है और वो कहाँ कहाँ पे स्थित है। इसके अलावा पेपर नोट्स और कॉइन को पब्लिक तक पहुँचाने के क्या मतलब कि तरीके हैं, किस प्रकार से उसको पब्लिक तक पहुँचाया जाता है, इन सब बातों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट और इसमें ये आता है कि हु हैज़ द राइट टू इशू द पेपर नोट्स इन इंडिया। तो इसका जो आंसर है उसका आंसर ये है कि आरबीआई हैज़ द सोल राइट टू इशू द पेपर नोट्स इन इंडिया। यहाँ पे ये बात पे ध्यान रखना है कि सोल राइट का मतलब क्या होता है, अनन्य अधिकार। हिंदी में बोले तो आरबीआई के पास भारत में पेपर नोट्स जारी करने के अनन्य अधिकार है। इसका मतलब ये होता है कि केवल और केवल आरबीआई ही भारत में पेपर नोट्स को इशू कर सकती है, इसके अलावा कोई अथॉरिटी नहीं कर सकती है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं कर सकती है, साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोई भी जो इंस्टीट्यूट है जो उसके अंतर्गत में काम करती है वो इसको इशू नहीं कर सकती है। इसके अलावा कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी पेपर नोट्स को इशू नहीं कर सकती। केवल और केवल पेपर नोट्स कौन इशू कर सकती है, तो आरबीआई ही कर सकती है। इसका मतलब ये है। इस चीज़ को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी कई बार इस टाइप की चीज़ें पूछ देती है कि जैसे आरबीआई हैज़ द सोल राइट टू इशू द पेपर नोट्स, इसका मतलब क्या है। वहाँ पर वो एमसीक्यू में ये भी डाल सकती है कि इसका मतलब है कि आरबीआई किसी भी मात्रा में पेपर नोट्स को जारी कर सकता है। दूसरा ऑप्शन ये दिया जा सकता है कि आरबीआई के पास ही केवल भारत में पेपर नोट्स इशू करने के अधिकार है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला नहीं बल्कि दूसरा वाला होगा कि केवल और केवल भारत में आरबीआई नोट्स जारी करने का अधिकार केवल और केवल आरबीआई के पास ही है। तो ये जो पहला जो हम लोग का जो क्वेश्चन ये उठता है, जो जानना है हमें पेपर नोट्स इशूइंग सिस्टम में, वो है कि भारत में पेपर नोट्स को इशू करने के अधिकार किसके पास है। तो उसका आंसर होगा कि भारत में पेपर नोट्स इशू करने के सोल राइट है केवल और केवल आरबीआई के पास है। जिसका मतलब होता है कि आरबीआई के अलावा भारत में कोई भी संस्था, चाहे वो भारत सरकार हो या भारत सरकार के द्वारा संचालित कोई भी संस्था हो, उसके पास पेपर नोट्स जारी करने के अधिकार नहीं होंगे, ठीक है। दूसरी बात जो इसमें जानना है वो यह जानना है कि दूसरी बात क्या, अब आगे हम लोग ये देखते हैं कि क्या आरबीआई के पास पेपर नोट्स जारी करने के असीमित अधिकार है। मतलब कि क्या आरबीआई जितनी मात्रा में चाहे उतनी पेपर नोट्स को जारी कर सकती है। तो इसका जवाब है नहीं, आरबीआई जितनी मात्रा में चाहे उतनी पेपर नोट्स को जारी नहीं कर सकती है। आरबीआई जब भी पेपर नोट्स को जारी करेगी तो वो दो बातों को ध्यान में रखेगी। सबसे पहला बात यह है कि वो माइक्रो इंडिकेटर को देखेगी। माइक्रो इंडिकेटर जैसे कि जीडीपी कितना है, भारत में ग्रोथ रेट कितना है,
एम्प्लॉयमेंट लेवल मतलब रोजगार का स्तर कितना है, और इन्फ्लेशन इत्यादि को ध्यान में रख करके वो पेपर नोट्स को जारी करेगी। जैसे देश में जीडीपी बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है कि अधिक नोट की जरूरत होगी, तो आरबीआई क्या करेगा, जीडीपी को ध्यान में रख करके, बढ़ते हुए जीडीपी को ध्यान में रख करके वो अधिक मात्रा में पेपर नोट्स जारी कर सकती है। दूसरी बात है, ग्रोथ रेट अगर बढ़ रहा है तब भी वहाँ पे आरबीआई को अधिक पेपर नोट्स जारी करने की जरूरत पड़ेगी। उसी प्रकार वो एम्प्लॉयमेंट लेवल और इन्फ्लेशन लेवल इत्यादि को देखती है। अगर उसे लगता है कि पेपर नोट्स अधिक जारी करने की जरूरत है तो पेपर नोट्स जारी करेगा, अगर उसे नहीं लगता है तो पेपर नोट्स जारी नहीं करेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आरबीआई के पास मनमाना अधिकार नहीं, वो जितनी चाहे उतनी मात्रा में पेपर नोट्स को जारी कर दे। उसको जब भी जारी करना होगा तो माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर को देखेगा, जैसे जीडीपी, ग्रोथ रेट, एम्प्लॉयमेंट लेवल, इन्फ्लेशन। अगर इन सब चीज़ों को देखने के बाद उसे लगता है कि हाँ एडिशनल पेपर नोट्स जारी करना है तो वो एडिशनल पेपर नोट जारी कर देगी। अगर उसे लगता है कि जारी करने की आवश्यकता नहीं है तो नहीं जारी करेगी। दूसरी बात जो वो ध्यान में रखता है वो है मनी सप्लाई, ठीक है ना। मनी सप्लाई का मतलब ये होता है कि ऑलरेडी मार्केट में या इकोनॉमी में कितने ऑलरेडी मनी सर्कुलेशन में, मतलब कि पेपर नोट्स सर्कुलेशन में, अगर पर्याप्त मात्रा में पेपर नोट्स ऑलरेडी सर्कुलेशन में है तो उस समय पे आरबीआई पेपर नोट्स को जारी नहीं करती है। अगर उसे लगता है कि नहीं है कि इकोनॉमी में पेपर नोट्स जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तब वो क्या करती है, नई पेपर नोट्स को वो जारी करती है। तो इस प्रकार हमने देख लिया, रिवाइज कर लेते फिर से कि क्या आरबीआई के पास पेपर नोट जारी करने का असीमित अधिकार है। स्ट्रेट आंसर है नो। आरबीआई पेपर नोट्स को जारी करने के अनन्य अधिकार है, सोल लाइट है, जरूर है कि केवल पेपर नोट्स को जारी कर सकता है, लेकिन उसके पास जारी करने का असीमित अधिकार नहीं है। उसको जारी करने के पीछे दो बातों को ध्यान में रखता है, माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जैसे जीडीपी, ग्रोथ रेट, एम्प्लॉयमेंट लेवल और इन्फ्लेशन इत्यादि को, और दूसरी बात है कि मनी सप्लाई को ध्यान में रखकर ये जारी करती है, ठीक है ना। अब अगर तीसरी बात करें कि आरबीआई कितनी रिजर्व अपने पास रखती है, ठीक है ना, हम लोग ये देख लेते। तीसरा इसमें सवाल है कि आरबीआई कितनी रिजर्व अपने पास रखती है पेपर नोट्स जारी करने के लिए, नोट्स को जारी करने के लिए। तो इसका आंसर है कि आरबीआई जो है मिनिमम 200 करोड़ रुपये का रिजर्व अपने पास रखती है, और इतना रिजर्व रखने के पास वो है कितनी भी मात्रा में नोट्स को जारी कर सकती है। किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर और मनी सप्लाई को ध्यान में रखते हुए अगर उसे लगता है तो वो कितनी भी मात्रा में पेपर नोट्स को जारी कर सकती है। तो यहाँ पे है कि आरबीआई को केवल और केवल 200 करोड़ का रिजर्व अपने पास रखना पड़ता है। उसके बाद अगर वो जितनी मात्रा में चाहे उतनी पेपर नोट्स को वो जारी कर सकता है, ठीक है ना। इसमें जो आगे जो जानने वाली बात है वो बात ये है कि 200 करोड़ में से 115 करोड़ जो होगा वो किसके रूप में होना चाहिए, गोल्ड के रूप में होना चाहिए, और इसके बाद जो शेष जो 85 करोड़ रुपये बच गए उसको किसके रूप में रख सकती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में या फिर फॉरेन करेंसी एसेट्स के रूप में वो रख सकती है, ठीक है ना। इसी से एक बात जो ये सामने निकल कर आता है कि जब कभी भी सेंट्रल बैंक नोट को जारी करने के लिए अपने पास केवल मिनिमम रिजर्व को रखती है तो उस प्रकार के जो मनी इशूइंग सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग, मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहते हैं। हमने 3 प्रकार के रिजर्व सिस्टम को देखा था, फिक्स फिड्यूशियरी सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम और मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम में हमने क्या देखा था कि वैसी सिस्टम जिसमें सेंट्रल बैंक नोट को जारी करने के अगेंस्ट में केवल मिनिमम अमाउंट को रिजर्व के रूप में रखे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहते हैं। इस प्रकार से ये जो पेपर मनी, पेपर नोट इशूइंग सिस्टम इन इंडिया क्या है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम का उदाहरण है, ठीक है। आगे अगर इसमें से एक पॉइंट जो और निकालना होगा तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये किसका एग्जाम्पल है, जो पेपर नोट्स होता है, जो पेपर नोट्स होते हैं, पेपर नोट्स आर एग्जाम्पल ऑफ फिएट मनी, ठीक है ना,
तो इससे ये भी बात आगे निकल कर के आती है कि जो भारत में जो भी पेपर नोट्स, जैसे 2 के नोट्स हो गए, 5 के नोट्स हो गए, 10 के नोट्स हो गए, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 या 2000 के नोट्स हैं, उसको कौन जारी करता है? सॉरी, वो जो नोट्स जारी करते हैं वो फिएट मनी है। क्यों? क्योंकि फिएट मनी के लिए मैंने बोला था कोई भी मनी जो 3 शर्तों को पूरा करता हो वो फिएट मनी होगा। पहला शर्त मैंने ये बताया था कि उसे सेंट्रल बैंक के द्वारा जारी होना चाहिए, दूसरा लीगल टेंडर होना चाहिए, और तीसरा जो मैंने बोला था कि उसके लिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम अगर सेंट्रल बैंक रखती हो तो उस प्रकार के मनी को हम लोग क्या बोलेंगे? फिएट मनी बोलेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या है, जो पेपर नोट्स है ये तीनों शर्त को पूरा करती है, ठीक है ना। जैसा कि इसको कौन जारी करती है? आरबीआई जारी करती है। इसको जारी करने के लिए आरबीआई क्या करती है? एक मिनिमम रिजर्व भी अपने पास रखती है। और यह क्या होता है? फिएट मनी पेपर नोट्स एक लीगल टेंडर होता है। ये तीनों शर्त को पूरा करती है, इसलिए जो पेपर नोट्स हैं वो एग्जाम्पल किसका है? फिएट मनी का, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं चौथे पॉइंट पे। सारे पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा आपको एमसीक्यू में यूपीएससी के पीटी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये बातें आ जाती है कि चौथा पॉइंट कि इस पे साइन किसका होता है, तो सिंपल सी बात है कि इस पे साइन होता है गवर्नर ऑफ आरबीआई का। आरबीआई के गवर्नर का यहाँ पे साइन होगा। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है, तो शांतिकांता दास है। और जब भी अगर कोई अभी वर्तमान में पेपर नोट्स इशू होगा तो उस पर किसका साइन होगा? गवर्नर ऑफ आरबीआई मीन्स शांतिकांता दास का, ठीक है। अब इसके 5वें पॉइंट पे चले तो 5वां पॉइंट ये है कि जो पेपर मनी के होते हैं इसके साइज कितना होगा, इसके क्वालिटी मतलब किस प्रकार के पेपर से इसको बनाया जाए, या इस पे इसके डिज़ाइन इसको कौन निर्धारित करता है। मतलब कि उस पर लाल किला का इमेज हो या गांधी जी का इमेज हो या फिर अशोकन पिलर का इमेज हो, इन सब चीज़ों को कौन निर्धारित करता है? तो इन सब चीज़ों को निर्धारित करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसके रिकमेंडेशन पर करती है? तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आरबीआई, ठीक है ना। जब भी अगर किसी भी पेपर नोट्स के साइज को, क्वालिटी को, डिज़ाइन को निर्धारित करना है तो उस पर रिकमेंडेशन आरबीआई देगी, और उस पर फाइनल डिसीजन कौन लेगा? यहाँ पे फाइनल डिसीजन लेने का जो काम होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा। ये आरबीआई के द्वारा जो भी रिकमेंडेशन दिया गया है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मान भी सकती है, क्योंकि ये, और नहीं भी मान सकती है, ये टोटल डिपेंड करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, क्योंकि ये एक केवल रिकमेंडेशन है। फाइनल डिसीजन लेने का अधिकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। कई बार बच्चे ये चीज़ें मिस कर सकते हैं, ठीक है ना, कन्फ्यूज में आ सकते हैं कि आरबीआई जब अगर इशू करने का अधिकार है तो उसके डिज़ाइन, साइज और क्वालिटी को भी डिटरमाइन करने का अधिकार किसके पास ही होगा? आरबीआई के पास ही होगा। बच्चे ये मान सकते हैं बट वो गलत है, ठीक है। आप इस प्रकार अगर आंसर दोगे तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइज, क्वालिटी और डिज़ाइन को निर्धारित करने के लिए अंतिम निर्णय लेती है। हाँ, आरबीआई इसमें रिकमेंडेशन देती है, लेकिन यह केवल रिकमेंडेशन है, सरकार इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। यहाँ पे एक सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो रुपी का जो सिंबल था इसको किस व्यक्ति ने बनाया था और कब बनाया था? सरकार ने किस व्यक्ति के द्वारा बनाए गए सिंबल को क्या किया है? उसको एक्सेप्ट किया है। इस चीज़ को आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। 6वां पॉइंट अगर देखने की कोशिश करें तो इसमें 6वां पॉइंट ये आ जाता है कि इसके डिनोमिनेशन मतलब उसके जो फेस पे जो वैल्यू लिखा रहता है कौन डिटरमाइन करता है? तो सीधी सी बात है कि इसके भी जो डिनोमिनेशन को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही डिसाइड करती है, अंतिम निर्णय लेती है, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आरबीआई, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी इस चीज़ में आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना है कि इसके डिनोमिनेशन को आरबीआई निर्धारित करती है। आरबीआई नहीं करती, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। हाँ, आरबीआई केवल रिकमेंडेशन देती है जिसको सरकार चाहे तो मान भी सकती, नहीं भी मान सकती है। इसमें एक और पॉइंट ये रखना है कि मैक्सिमम डिनोमिनेशन कितना होगा, मैक्सिमम डिनोमिनेशन कितना हो सकता है? तो इसका मैक्सिमम डिनोमिनेशन 10,000 रुपये से 10,000 रुपये हो सकता है, 10,000 रुपये से अधिक नहीं हो सकता है। वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि कितने डिनोमिनेशन
का नोट जारी किया जाता है, तो वर्तमान में केवल 2000 रुपये तक के डिनोमिनेशन को क्या किया जाता है, डिनोमिनेशन तक के नोट को ही जारी किया जाता है। क्या कभी 10,000 रुपये के डिनोमिनेशन के नोट को जारी किया गया है? तो इसका जवाब है हाँ। 1960 के आसपास में, एग्जैक्ट डेट ये नहीं है, लेकिन 1960 के आसपास में आरबीआई ने 10,000 के डिनोमिनेशन के पेपर नोट्स को जारी किया था। तो आप ये चीज़ लिख सकते हो, देख सकते हो कि आप इसको, जैसे कि मैंने बता ही दिया है कि अधिकतम जो अब तक है कितने डिनोमिनेशन का नोट्स भारत में जारी किया जा चुका है आफ्टर द इंडिपेंडेंस, तो उसका जवाब है कि 10,000 रुपये तक के डिनोमिनेशन के पेपर नोट्स को जारी किया गया है। कब जारी किया गया है? 1960 के आसपास में। पीडीएफ में सारी बातें लिखी हुई है, आपको घबराने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब अगला पॉइंट ये है कि पॉइंट के तरफ चलते हैं। इसमें यह देख लेते हैं कि जो पेपर नोट्स के लीगल टेंडर स्टेटस को कौन देता है और उससे लीगल टेंडर स्टेटस को कौन छीनता है। तो सिंपल सी बात है कि लीगल टेंडर स्टेटस अगर पेपर नोट्स को कोई भी नहीं देता है, उसको लीगल टेंडर स्टेटस जैसे ही आरबीआई उसको जारी करती है, वह स्वतः ही ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है? लीगल टेंडर बन जाता है। ये बातें कहाँ लिखी हुई? तो आरबीआई एक्ट 1934 में। तो सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने का नहीं है कि अगर आपसे पूछे थे कि पेपर नोट्स लीगल टेंडर सिस्टम, पेपर नोट्स को लीगल टेंडर स्टेटस कोई भी नहीं देता है, बल्कि यह स्वयं लीगल टेंडर हो जाता है जैसे ही इसे जारी किया जाता है। सिंपल सी बात है, कोई भी अथॉरिटी इसको लीगल टेंडर होगा आज के बाद से या फिर कल से परसों से, इस बात की घोषणा कोई नहीं करती है। जैसे ही आरबीआई के द्वारा किसी भी पेपर नोट्स को जारी किया जाता है, वो स्वतः ही लीगल टेंडर हो जाता है। दूसरी बात है कि इसके लीगल टेंडर स्टेटस को कौन छीनता है। तो यहाँ पे आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 26, 27 या 28 के आसपास में ये चीज़ लिखा हुआ है कि इससे लीगल टेंडर स्टेटस छीनने का अधिकार केवल और केवल किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। तभी जब 2016 में डिमोनेटाइजेशन किया गया था, तो आरबीआई ने इस बात की घोषणा नहीं की थी, बल्कि मोदी साहब ने, हमारे प्रधानमंत्री ने इस बात की घोषणा की थी कि कल से 500 एवं 1000 रुपये के जो महात्मा गांधी सीरीज के नोट्स है वो लीगल टेंडर होना बंद हो जाएगा, जिसका परिणाम यह हुआ कि कल से कोई भी व्यक्ति, दुकानदार अथवा कोई भी इंस्टीट्यूशन आपके द्वारा दिए गए 500 एवं 1000 रुपये के नोट्स को नहीं ले रहा था, अर्थात वो चलना बंद हो गया था, ठीक है। एक पॉइंट जो इसमें और भी जानने वाली बात है वो ये है कि क्या पेपर नोट्स लिमिटेड लीगल टेंडर का उदाहरण है या फिर अनलिमिटेड लीगल टेंडर का उदाहरण है। तो इसमें मैं बताता चलूँ कि जो पेपर नोट्स है वो 2017 से पहले तक अनलिमिटेड लीगल टेंडर था। मतलब आप किसी भी मात्रा का भुगतान करो तो वो आप पेपर नोट्स के द्वारा कैश में, नगद में भुगतान कर सकते थे, चाहे वो भुगतान 10 लाख का हो, 20 लाख का हो, 200 करोड़ का हो या फिर 1000 या फिर 2 लाख करोड़ रुपए का हो। सारे के सारे भुगतान आप पेपर नोट्स में कर सकते थे। लेकिन 2017 में फाइनेंस एक्ट 2017 लाया गया, जिसमें इस बात को मतलब प्रावधान किया गया, प्रोविज़न किया गया कि 2 लाख से अधिक का अगर भुगतान करना है तो आप उसको कैश में अर्थात पेपर नोट्स में नहीं कर सकते। उससे अधिक का भुगतान करना है तो आप या तो डिजिटल ट्रांजैक्शन अर्थात यूपीआई, नेट बैंकिंग, गूगल पे इत्यादि से करें, या फिर आप उसको डिमांड ड्राफ्ट अथवा चेक में करें। उसके पीछे जो भारत सरकार ने जो मतलब कारण गिनाए थे, उसमें उन्होंने ये बोला था कि जब भी नकदी में पैसों का ट्रांसफ़र होता है तो कुछ किसने किसको पैसे दिए वो चीज़ें पता नहीं चल पाती है। लेकिन अगर आप कैश में ट्रांजैक्शन करिए, डिजिटली ट्रांजेक्ट करते हो या फिर चेक में या फिर डिमांड ड्राफ्ट में करते हो तो उसकी सारी जानकारी सरकार को पता चल जाता है कि किसने किसको दिया। जिससे फ़ायदा ये होता है कि जो टेरर फंडिंग है और ब्लैक मनी जो क्रिएशन है उस पर लगाम लगाया जा सके, ठीक है ना। तो इस बातों को मैं नहीं लिख रहा हूँ, इस बातों को नोट्स में लिखा हुआ है। इस बात की चर्चा मैंने मनी पार्ट 1 में जब लीगल टेंडर को पढ़ाया था वहाँ पे भी इसकी विस्तार से चर्चा करी थी। तो यहाँ पे मैंने आपको फिर से रिकॉल करवा दिया कि जो पेपर नोट्स है वर्तमान में 2017 से पहले ये अनलिमिटेड लीगल टेंडर था, लेकिन 2017 के बाद ये भी एक लिमिटेड लीगल टेंडर बन गया है। अर्थात भारत में कोई भी मनी, चाहे वो कॉइन हो या पेपर नोट्स हो, कोई भी मनी अनलिमिटेड लीगल टेंडर नहीं है, ठीक है। अब हम लोग अगला पॉइंट इसमें जो चले कि जो पेपर नोट्स होते हैं, पेपर नोट्स अगला पॉइंट है आर टोकन मनी, ठीक है। मतलब कि पेपर मनी होते हैं वो क्या होते हैं? टोकन मनी होते हैं। क्यों?
क्योंकि इसका जो फेस वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन होता है इंट्रिंसिक वैल्यू से। आरबीआई ने 2020 के आसपास एक रिपोर्ट दिया था जिसमें उसने बताया था कि 500 रुपये का अगर वो नोट जारी करता है तो उसकी लागत, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन केवल 50 रुपये होता है। अर्थात इसका फेस वैल्यू अगर देखें तो कितना है, 500 रुपये है, जो कि इसके इंट्रिंसिक वैल्यू जो कि 50 रुपये से अधिक है। इसलिए जो पेपर नोट्स जितने भी होते हैं भारत में, वो सारे के सारे किसके एग्जाम्पल होते हैं, वो टोकन मनी के एग्जाम्पल होते हैं। क्यों? क्योंकि उसका फेस वैल्यू उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से अधिक होता है। फेस वैल्यू क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, हमने इसको टाइप्स ऑफ मनी में पढ़ लिया है। डिटेल में अगर आपने देखना है तो वहाँ जाके देख लो। तत्काल में फेस वैल्यू उसको बोलते हैं जो उसके फेस पे लिखा हो, और इंट्रिंसिक वैल्यू किसको बोलते हैं, जो नोट्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो, अर्थात उसको बनाने में जितनी रुपए लगती है उसको हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। हिंदी में इसको अंतर्भूत मूल्य बोलते हैं और फेस वैल्यू को अंकित मूल्य बोलते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। अब इसमें जो हमें जानना है, ये जानना है कि पेपर मनी, पेपर नोट्स, प्रिंटिंग प्रेस, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें यह है कि पेपर नोट्स प्रिंटिंग प्रेस का मतलब होता है वैसी जगह जहाँ पे कि पेपर नोट्स को क्या किया जाता है, बनाया जाता हो। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लें कि भारत में क्या है। इस पॉइंट के अंतर्गत हमें ये देखना है कि भारत में कितने प्रिंटिंग प्रेस है, उसका मालिक कौन कौन है, ठीक है, और वो कहाँ कहाँ पे है। तो हम लोग ये देखते हैं भारत में कुल कितने प्रिंटिंग नोट्स है, 4 है। अगर हम लोग उसकी लोकेशन की बात करें तो लोकेशन के रूप में अगर भारत पे देखें तो एक पुणे में है जो कि महाराष्ट्र हुआ, दूसरा देवास में है जो कि मध्य प्रदेश है, तीसरा सालबोनी जो कि वेस्ट बंगाल में है, और चौथा मैसूर जो कि कर्नाटका में। पुणे और देवास वाली जो प्रिंटिंग प्रेस है वो, उसका मालिक कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका मालिक है, ये 2 का। और अगर हम लोग सालबोनी और मैसूर वाली की बात करें तो इसका मालिक कौन है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। और ये जो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड है वो क्या है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक सब्सिडरी है। ठीक है, जब हम लोग बैंकिंग सेक्टर पढ़ेंगे वहाँ पे हम लोग आरबीआई पढ़ेंगे, और आरबीआई के जो कंपोजिशन क्या होता है, उसके सेंट्रल बैंक के कार्य कौन कौन से हैं, उसके कितने सारे डिपार्टमेंट है, उसके कौन कौन से कार्य हैं, उसके रीजनल ऑफिस कितने हैं, उसके डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, उसके सब्सिडरी कौन कौन से, उसके कौन कौन से काम हैं, इसके फंक्शन कौन कौन से, वहाँ पे जब डिटेल में पढ़ेंगे तब हम लोग भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड इत्यादि को भी डिटेल में पढ़ेंगे। तत्काल में केवल हमें इतनी जानने की जरूरत है। इसमें हमने क्या देख लिया कि 4 प्रिंटिंग प्रेस है, एक देवास, पुणे, सालबोनी, मैसूर, और 2 प्रिंटिंग प्रेस किसके पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका मालिक है। और जो सालबोनी और मैसूर वाला जो प्रिंटिंग प्रेस है उसका मालिक कौन है, तो उसका मालिक है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, और जिसका जो कि एक आरबीआई का एक सब्सिडरी है। अगले पॉइंट पे जो हम लोग चलते हैं कि क्वाइन और पेपर नोट्स पब्लिक तक कैसे पहुंचाया जाता है, ठीक है ना, उसके डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इस चीज़ को हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना, तो क्वाइंस एंड पेपर नोट्स डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये कैसे जनता तक डिस्ट्रीब्यूशन टू पब्लिक, ये जनता तक ये पेपर नोट्स और क्वाइन कैसे पहुंचती है, इस चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना, तो सिंपल सा बात है कि जब हम लोग तो क्वाइन इशूइंग सिस्टम पढ़ रहे थे वहीं पे मैंने बताया था कि दोनों को एक साथ में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो क्वाइन को है देख लेते हैं, ये क्वाइन को कहाँ पे बनाया जाता है, तो ये मिंट में बनाया जाता है। ठीक है, मिंट में बनाने के बाद ये कहाँ पे जाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाती है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसको दे देती है, ये बाद में आरबीआई को दे देती है। ठीक है ना, ये कौन से एक्ट के तहत में दिया गया है, तो आपको याद होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई को नोट मतलब कि जो क्वाइन होते सिक्के होते हैं वो वितरित करने के डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आरबीआई एक्ट 1934 के तहत में देती है। फिर अगर इधर पे बात करें तो जो पेपर नोट्स होते हैं
इसको कहाँ पे छापा जाता है? प्रिंटिंग प्रेस में छापा जाता है, और प्रिंटिंग प्रेस में छपने के बाद ये किसके पास जाती है? आरबीआई के पास जाती है। फिर आरबीआई क्या करती है? अपने इशूइंग ऑफिस में इसको जा करके दे देती है। इस इशूइंग ऑफिस की संख्या भारत में कुल 19 है। भारत में देखिए तो करीब करीब हमारे पास 35 राज्य हैं, ठीक है। और इस राज्य को में लगभग 2 राज्य में पर एक इशूइंग ऑफिस है, ठीक है। फिर इशूइंग ऑफिस के बाद ये कहाँ पे जाती है? करेंसी चेस्ट में जाती है, करेंसी चेस्ट में जाती है। और करेंसी चेस्ट जो कहाँ पे रहता है? ये बैंक के प्रीमाइसेस में होता है। तो करेंसी चेस्ट कुछ नहीं है बल्कि एक रीजनल स्टोर हाउस है जो कि किसी सेलेक्टेड बैंक के प्रीमाइसेस में होती है, और जिसको आरबीआई के द्वारा ओन किया जाता है, जहाँ पे आरबीआई बैंकों तक अपने करेंसी को पहुँचाने के लिए कुछ दिनों के लिए करेंसी को वहाँ पे स्टोर करके रखती है, ठीक है। तो कई बार ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि करेंसी चेस्ट का आपने नाम सुना होगा, उसका मतलब क्या है? तो करेंसी चेस्ट कुछ नहीं है, एक रीजनल स्टोर हाउस है आरबीआई का, जो कि वो कुछ सिलेक्टेड बैंकों के प्रीमाइसेस में खोल देती है और वहाँ पे कुछ दिनों के लिए अपने करेंसी को रखती है। फिर उस करेंसी को कहाँ पे भेज दिया जाता है? बैंकों के पास, और बैंक क्या करती है? उसके बाद उसको पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, और हम और आप लोग के पास ये क्या होता है? ये कॉइन और पेपर नोट्स आ जाते हैं। तो हमने इसको देख लिया। अब इसके बाद जो लास्ट में है, हम लोग एक और पॉइंट है जो बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं लगे हाथों। कि आई प्रोमिस टू पे द बियरर दिस अमाउंट। ये जब भी आप पेपर